हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन जो है वो कैसा एलिमेंट है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी साथ ही साथ डिस्कस करते रहेंगे। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ अदर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बन इज द फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बाय मास। बाय मास अगर बात किया जाए तो कार्बन जो है वो पूरे यूनिवर्स में 4 नंबर पे आता है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। सेकंड दिया गया है, इट इज़ द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कार्बन है। इट इज़ द 15th मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए तो कार्बन जो है वो 15th नंबर में आता है, जो कि सबसे कॉमन एलिमेंट है। कार्बन जो है वो एक नन मेटल है। क्यों है नन मेटल, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इट बिलोंग्स टू द 14th ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन जो है वो 14th ग्रुप में आता है। बेटा 14th ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आते हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितना होंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इनके जो वैलेंस सेल होंगे उनमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाते हैं। और ये क्या कर देते हैं, ये बना लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जिनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 2 और 4 हो जाता है। हम लोग को पता है जो फर्स्ट सेल होता है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उसके कंसेक्यूटिव सेल जो आगे वाले सेल होंगे उसमें बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आएगा। तो यहाँ पे 6 है तो 6 के बाद कितना बच गया बेटा, 4 बच गया, जिसके कारण इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 हो जाता है। और इसका प्रॉपर्टी क्या बेटा, तो कार्बन का प्रॉपर्टी जो है वह कार्बन एक नन मेटल है। तो बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। तो पहला टॉपिक जो है वो हमारा है बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन में जो बॉन्ड बनता है बेटा वो कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो है बेटा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कार्बन का मान लेते हैं ये हमारा कार्बन का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये कार्बन का फर्स्ट सेल और ये कार्बन का बेटा सेकेंड सेल हो गया। तो हम लोग को पता है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 2 और 4 है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और सेकेंड सेल पे कितना चला जाएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के सेकेंड सेल पे आ गया। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन के कारण क्या कर पाता है कार्बन, ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस का जो एनर्जी है वो उतना सफिशियंट नहीं होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। इसी कारण ये क्या करेगा, इसी कारण कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है और एक तरह का बॉन्ड बना लेता है, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बाय डेफिनेशन समझ लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने के कारण बने उसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 2 or more atoms share electrons to make their configuration stable। 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम शेयर करते हैं और ताकि उनका कन्फिगरेशन को स्टेबल किया जा सके। स्टेबल करने का मतलब कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है बेटा, वो आउटर मोस्ट शेल में अभी देखो, अभी कार्बन में कितना है, आउटर मोस्ट शेल पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कोई एक एटम को स्टेबल होने के लिए उनका आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। कम से कम नहीं बेटा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद ही ये क्या कर पाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल कर पाएगा। तो कोई भी एलिमेंट हो उनका आउटर मोस्ट शेल में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ताकि वो अपना कन्फिगरेशन को स्टेबल कर सके। तो बेटा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपाउंड्स जो है वही सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, मोलिकुल जो होंगे वो भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। जैसे कि आप ऑक्सीजन को देख लो, नाइट्रोजन हो जाएगा, ये सारे भी क्या करते हैं, ये सब भी बेटा कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर ही करते हैं। पहले हम लोग सिंपल सा कुछ देख लेते हैं, क्लोरीन का पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो देख लीजिए। क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है आपको 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो यहाँ हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 7। बेटा तो ये क्लोरीन का जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 7 है। इसको अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये किसी
कोई भी एलिमेंट के साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल स्टेट पे ले आएगा। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन खुद के एलिमेंट के साथ ही वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, वो अपने ही एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो एक यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ क्लोरीन लिख लेते हैं, एक और क्लोरीन यहाँ पे रख लो। अब देखो आउटर मोस्ट शेल पे कितना था, 7 था, तो ऐसे बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी बना लो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया उठा। अब क्लोरीन क्या चाह रहा है, क्लोरीन चाह रहा है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेट है वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ का ये क्लोरीन एटम जो है वो क्या करेगा, ये इस क्लोरीन एटम का एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, खुद में मिला लेगा, और ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, ये इस क्लोरीन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को अपने में मिला लेगा, जिसके कारण क्या बन जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। ये सिंगल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर कभी कभी हम लोग को बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा आपको, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। अभी यहाँ पर जो Cl2 लिखा हुआ बेटा, ये Cl2 इस सिंगल बॉन्ड के कारण नहीं बन रहा बेटा, ये Cl2 ड्यू टू दिस टू एटम्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का 2 एटम एक साथ मिल गया है, इसीलिए यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस बॉन्ड के कारण कुछ में डबल बॉन्ड बनेगा, कुछ में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये डबल बॉन्ड के कारण Cl2 लिखा गया या फिर 2 एटम के कारण। तो यहाँ पे बेटा ये जो 2 है ये 2 एटम के कारण है, ना कि इन बॉन्ड्स के कारण है। कहीं कहीं हम लोग को दूसरे एलिमेंट्स का भी बात करेंगे तो वहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेट को स्टेबल कर लेता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देख लो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम प्रेजेंट है। तो कार्बन को बीच में रख देते हैं, ऑक्सीजन दोनों को साइड कर देते हैं, यहाँ इसको लेफ्ट राइट में रख देते हैं। कार्बन का बेटा आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 2 और 6 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 6 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर लो। ये आपका हो गया दोनों का इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा कार्बन से, और ये ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं लेगा बेटा, शेयर कर लेगा। ओके, अब कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन जो है वो भी ऑक्सीजन दोनों एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके और बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा यहाँ पे, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन जाता है, और ये कोवलेंट बॉन्ड के कारण ये गैस बनता है। तो CO2 जो हम लोग को शुरू से आप लोग बचपन से देख के आ रहे हो, ये CO2 जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं है बेटा, ये कैसा है, ये कोवलेंट बॉन्ड है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग द एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स में इलेक्ट्रॉन शेयर होने के कारण बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्म होता है, बनता है, और ये बॉन्ड कैसा बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो कोवलेंट बॉन्ड है। आगे हम लोग एमोनिया के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे, इसको पहले इरेज कर देते हैं बेटा। चलिए, एमोनिया में कितना बेटा, तो एमोनिया का फॉर्मूला है NH3, मतलब एक नाइट्रोजन है आपको और 3 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन को पहले लिख लेते हैं और चारों तरफ इसका हाइड्रोजन बैठा देते हैं। ये नाइट्रोजन हो गया बेटा, इधर एक हाइड्रोजन लगा दो, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा 2 5। तो 3 हम लोग को इधर चाहिए, तो 1 2 और 3 बच गया 2, यहाँ पे 2 रख देते हैं। हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा, हाइड्रोजन ये स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन भी ऐसे शेयर करके स्टेबल, और ये वाला हाइड्रोजन भी शेयर करके बेटा स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन को कितना चाहिए, नाइट्रोजन को चाहिए बेटा 8, तो यहाँ पे 5 पहले से था और 3 ये हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन का एटम थोड़ा इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया, इसको थोड़ा बाहर कर देते हैं, शेयर करने में बनेगा। चलिए, अब नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन अब यहाँ से सारे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और इस तरह से बन जाता है हमारा एमोनिया NH3,
जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है, और ये भी कोवलेंट कंपाउंड कहलाता है। एमोनिया जो बेटा ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। उसी तरह वाटर का भी हम लोग बना सकते हैं। वाटर में कितना है, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटम्स जो है वो 2 है, हाइड्रोजन का एटम 2 है, और ऑक्सीजन का एटम 1 है। ऑक्सीजन का एटम आपके पास 1 है, तो ऑक्सीजन को हम लोग बीच में रख देते हैं, हाइड्रोजन को दोनों तरफ ऐसे ऐसे लगा देते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितना बेटा आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 है, एक इधर एक इधर, 2 ऐसे कर देते बेटा, शेयरिंग करने में आसान होगा। इसको ऐसे बना लेंगे तो हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन एटम जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, और ये वाला हाइड्रोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया। हाइड्रोजन तो बेटा स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन को स्टेबल करना है, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 6 था, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर लेगा। तो इस तरह से हम इस डायग्राम को बना लेंगे। तो इसके कारण ऑक्सीजन जो है वो अब क्या कर लिया, वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स का वो अपना बॉन्ड बना लिया, और ये भी कैसा कंपाउंड हो गया बेटा, वाटर भी हो गया आपको कोवलेंट कंपाउंड हो गया। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे कोवलेंट कंपाउंड का। डायग्राम के साथ आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे मेमोराइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन डायग्राम समझ लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं बेटा वो 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी हम लोग देखे थे क्लोरीन के केस में हम लोग को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिला था। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग कॉपी कर सकते हो पॉज करके। A single covalent bond is the covalent bond formed through the sharing of a pair of electrons between two non-metal atoms। दो non-metal atoms के बीच में अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो कैसा बन जाएगा बॉन्ड, वो बन जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि क्लोरीन का बात देख लेते हैं, यहाँ पे Cl2, हम लोग अभी पीछे ही पढ़े थे क्लोरीन के बारे में बेटा। यहाँ पे क्लोरीन का कैसा था, क्लोरीन का 7 था आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 2 3 4 सॉरी Cl हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया क्लोरीन का, फिर यहाँ पे 1 ऐसे करके अब बना लो इसको। तो क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर रहा है, और क्लोरीन जो है वो क्या है, वो नॉन मेटल एटम्स है। ये बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पे नॉन मेटल एटम्स होना कंपलसरी है। यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये कितना बन रहा है, यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। देखो यहाँ का इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का, और इस क्लोरीन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है बेटा वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक ही बॉन्ड बन रहा है इस दोनों क्लोरीन एटम्स के बीच में। और इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड थ्रू द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम्स। अगर कितना होगा बेटा, 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जैसे कि हम प्रीवियस केस में देखे थे, ऑक्सीजन के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, यहाँ पे कितना बॉन्ड बन रहा था बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था बेटा। कार्बन ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में भी कितना बॉन्ड बन रहा था बेटा, 2 बॉन्ड बन रहा था। तो इस तरह के बॉन्ड्स को, या फिर इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स को हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है वो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो भी डबल कोवलेंट बॉन्ड। बेटा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी देख लेते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितना बॉन्ड बनेगा, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में बेटा 3 बॉन्ड बन जाएगा। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने पेयर में आ जाएंगे, 3 पेयर्स में आ जाएंगे। मतलब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई 2 नॉन मेटल एटम जो है वो शेयर कर रहा है, तब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स बनेगा। मतलब कि जैसे नाइट्रोजन का केस देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 2 में प्रेजेंट रहता है, डाई एटॉमिक बोलते हैं बेटा, मतलब N2 लिखते हैं हम लोग, है ना। तो डाई एटॉमिक हो गया, मतलब 2 एटम एक साथ प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 और 5। तो देखो 5 आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको हम लोग को कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या नहीं करता है, ये गेन नहीं करेगा। इस केस में क्या करेगा वो, इस केस में कोवलेंट बॉन्ड के केस में वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 लगा देते हैं, इधर भी 1 2 3 लगा देते बेटा। बच गया कितना, बच गया 2। तो यहाँ पे कहीं भी रख दो 2, यहाँ भी रख दो, यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये देखो बेटा, ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और इस एटम से भी कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। नाइट्रोजन का ये एटम जो है बेटा, ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और ये एटम जो है वो इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। बॉन्ड कैसा बना, तो ये एक पेयर बॉन्ड बन गया, दूसरा और ये
तीसरा। तो यहाँ पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में शेयर करते हैं नाइट्रोजन के 2 एटम, जिसके कारण कैसा बॉन्ड बन जाता है बेटा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये था आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स का कुछ एग्जांपल विद डायग्राम आपको समझा दिए। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा बेटा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, उसको फिर हम आगे किसी वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है वो दिया गया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज स्मॉलर। कोवलेंट बॉन्ड के कारण जो कंपाउंड्स बनेगा, उन कंपाउंड्स का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। किसके कंपेयर से कम रहता है, तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स के कंपेयर से वीकर होते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं बेटा, वो बॉन्ड्स ज़्यादा मजबूत होंगे एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड्स। आगे दिया गया एज ए रिजल्ट कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसके कारण कोवलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। बेटा आयोनिक कंपाउंड आप लोग को पता होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ पे प्लस माइनस दे करके आप समझ सकते हो, जब कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनता है, इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनता है। जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, उसमें पार्टिकल जो होंगे वो चार्ज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो शेयर हो रहा है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण कोई भी चार्ज जो है वो डेवलप नहीं होता है। चार्ज कब डेवलप होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज होगा, जो कि किस में होता है, जो कि आयोनिक बॉन्ड्स में होता है बेटा। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी है वो कोवलेंट बॉन्ड्स में या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स में बहुत ही ज़्यादा कम होगा, वेरी पुअर इन कोवलेंट कंपाउंड्स एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, वो एक्वस स्टेट में बहुत अच्छा कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड्स है वो बिल्कुल भी अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर किया गया है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, जिसके कारण चार्ज बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है। आगे दिया गया बेटा, सिंस कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, सो कार्बन कंपाउंड्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चूंकि हम लोग को कार्बन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, तो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली कैसा बॉन्ड बनाते हैं, तो वो जनरली जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या फिर जितना भी है सब कार्बन से बेटा कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है, बाकी दूसरा बॉन्ड नहीं बनेगा। और ये कोवलेंट बॉन्ड बनने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जनरली लो होता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता है, लेकिन जनरली क्या होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। और चूंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पे ये 4 टॉपिक हम लोग मेनली पढ़े। सबसे पहला टॉपिक था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। दूसरा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आयोनिक कंपाउंड से कम रहेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और जितना भी कार्बन कंपाउंड्स है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसके कारण कार्बन कंपाउंड्स का भी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो जनरली लो होते हैं, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। तो बेटा हमारा अगला टॉपिक जो है वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं? तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है और फ्लोरेंस है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? तो एलोट्रोप्स जो है वो एलोट्रोपी से आया है। एलोट्रोपी जो है वो एक फेनोमेनन है जिसके माध्यम से कोई एक एलिमेंट जो है वो 2 या 2 से अधिक फॉर्म में रहेगा। उस एलिमेंट का केमिकल नेचर जो होगा वो सेम होगा, लेकिन उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा बेटा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया या फिर फ्लोरेंस हो गया, ये सब जो है वो एक ही केमिकल से बना हुआ है, या फिर हम बोलेंगे एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, जो कि कार्बन है। और इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट होता है। तो पहले देखते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड जो है वो क्या है? इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स
फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड जो है वो कार्बन से बना हुआ है और कार्बन का यहाँ पे चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों इलेक्ट्रॉन बाकी 4 कार्बन एटम के साथ एंगेज है और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि 3 डायमेंशनल है, और इसी के कारण ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और रिजिड होता है। हम लोग डायमंड का कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर डायमंड का क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज है तो यहाँ पे हम लोग को मेंशन किया गया। सबसे पहला है कि ये एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसका एक अलग ही तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सटेंस की तरह हम लोग को देखने को मिलता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज़्यादा है जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है और इसको हम लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के रूप में देखते हैं। ये कुछ हैवी होता है, मतलब क्वाइट हैवी है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। ये जो होगा बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। हार्ड क्यों होता है? देखो बेटा, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है। अभी तक का जितना भी नेचुरल सब्सटेंस है उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा है? तो डायमंड है। क्यों हार्ड है बेटा? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो कम्बिनेशन है बेटा, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे कार्बन से शेयर्ड है, जिसके कारण इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है और इसी कारण से ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो डायमंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब होता है? जब किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में या फिर किसी भी कंपाउंड में अगर हम लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा तब वो कंपाउंड से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। लेकिन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होता है। इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी अभी बता रहे थे आप लोग कि हीट ये अच्छे से कंडक्ट करेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे डायमंड को तो ये बर्न करेगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो बेटा जो सेकंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का कुछ हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। ग्रेफाइट जो होते हैं वो ग्रेश ब्लैक कलर के होते हैं और ओपेक सब्सटेंस होते हैं, मतलब इसके थ्रू हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। डायमंड के कंपेयर से ये लाइट वेट होते हैं, थोड़े से लाइटर होते हैं और इसको टच करने पे हमको कैसा फील होगा? सॉफ्ट सा फील होता है और स्लिपरी फील होता है। ग्रेफाइट जो होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। जिस भी सब्सटेंस में, जिस भी एलिमेंट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा वो सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो होगा वो हीट का बैड कंडक्टर है। डायमंड जो थे वो हीट का गुड कंडक्टर थे और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर थे, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसको भी, अगर ग्रेफाइट को भी हम बर्न करना चाहेंगे तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्ट्रांगली इसको हीट करना पड़ेगा। तो डायमंड की तरह ये भी क्या करेंगे? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। फ्लोरेंस का बेटा हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट का देखे थे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि दीज आर डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इसका कलर कैसा होगा? डार्क सॉलिड की तरह ये दिखने में लगेगा। दीज आर नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। ये प्योरेस्ट एलोट्रोप है कार्बन का। क्यों? क्योंकि इनके सरफेस पे कोई भी हम लोग को फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है, मतलब वैलेंसीज जो है वो देखने को नहीं मिलता, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है इनके आउटर सरफेस पे और कोई भी तरह का ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलें कि ये प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। पीछे भी जो था ग्रेफाइट या फिर डायमंड, वो भी क्या है? वो भी प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ही है कार्बन के। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जनरली और ये क्या करेंगे? ये किसी भी दूसरे एलिमेंट्स को खुद में कंबाइन करने का मौका नहीं देंगे, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? ये प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन बोले जाएंगे। बर्न करने पे क्या होगा बेटा? ये भी बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करेंगे। तीनों में एक चीज एकदम सिंपल कॉमन है कि ये तीनों जो है वो प्योरेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म्स है और ये बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
तो बेटा अब हम लोग जानेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। कार्बन जो है वो इतने सारे एलिमेंट्स के साथ मिल करके इतना तरह तरह का कंपाउंड्स कैसे बना लेता है, वो चीज़ जानते हैं। तो शुरुआती दौर पे क्या हुआ था, शुरुआत में कार्बन के जो कंपाउंड्स थे उसको हम कैसे ऑब्टेन कर पाते थे, वो सिर्फ हम लोग नेचुरल सोर्स से ही ऑब्टेन कर पाते थे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता था कार्बन का कंपाउंड, सिर्फ वही हम लोग ऑब्टेन कर पाते थे, और बाकी हम लोग को सेल्फ सिंथेसाइज करने का इसका कोई प्रोसेस नहीं पता था। इसलिए कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन जो है वो क्या करता है, बहुत सारा कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन ऐसा नहीं है कि एक दो कंपाउंड बना करके रह गया, नहीं, कार्बन के पास बहुत सारा कंपाउंड्स है। मिलियंस में कार्बन जो है वो कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। अब इतना बड़ा कंपाउंड फॉर्म करने का जो क्षमता है, जो इसका वर्सेटाइल नेचर है, इसका पीछे का कहानी जो है वो हम लोग अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। कार्बन जो है वो लगभग कितना बना लिया बेटा, 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड जो है वो अभी तक बना चुका है, जो कि हमारे नॉन में है, कुछ अननोन भी हो सकता है अभी तक जो डिस्कवर नहीं हुआ हो, लेकिन अभी तक जितना हम लोग को पता है तो 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये इतना वास्ट जो इसका कंपाउंड बनाने का जो इसका कैपेबिलिटी है, जो इसका नेचर है, जो इसका वर्सेटाइल नेचर है, उसके बारे में अभी हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब हम लोग जानेंगे कि कार्बन जो है वो इतना सारा कंपाउंड जो है वो कैसे फॉर्म कर पाता है। तो कार्बन जो है वो कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है, उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कैटेनेशन कहते हैं, अभी उसी के बारे में जानेंगे। कार्बन जो है वो क्या करता है, वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और इसी कोवेलेंट बॉन्ड के कारण या फिर इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन जो है वो क्या कर पाता है, वो बहुत सारा कार्बन एटम्स को आपस में जोड़ करके और तरह तरह के ये क्या बना लेगा, कंपाउंड्स को बना लेता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। बताया गया बिकॉज ऑफ कैटेनेशन कार्बन कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन। देखो कैटेनेशन के प्रॉपर्टी के कारण, मतलब दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने के प्रॉपर्टी के कारण, ये किस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है कार्बन, एक लंबा सा चेन का तरह स्ट्रक्चर बना सकता है, व्हाइल मेकिंग बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिल करके। कार्बन कैन मेक सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बाय कैटेनेशन। कार्बन जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण दूसरे कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स तक ये बना पाता है। इसी के बारे में अभी हम लोग को अगला टॉपिक में पढ़ना है, जो कि हाइड्रोकार्बन से, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें जानेंगे कि कार्बन जो है वो कैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बना पाता है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिल करके या फिर आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और दूसरे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बेटा हम लोग कॉमनली इसे अल्केन्स बोलते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स है उसको हम लोग बेटा अल्केन्स बोल देंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये वाला है, CnH2n+2। तो यहाँ पर n जो है बेटा ये क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। क्या है ये बेटा, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब इसी कार्बन एटम्स के नंबर पे डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन का कितना एटम हम लोग को उस कंपाउंड में देखने को मिलेगा। देखो बेटा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये भी समझ लेना इसी के साथ। ये कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पर 1 पहले वैल्यू रख करके दिखा देते हैं आपको। मान लो C1 है, तो यहाँ पे H2 × 1+2, तो यहाँ पे हो जाएगा C1H4, जिसको हम लोग डायरेक्टली CH4 लिख देते हैं। ये बेटा मीथेन है, इसका नाम है मीथेन। चलिए, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं। एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हाइड्रोजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, शेयरिंग आपको बता चुका है ऑलरेडी। ये ऐसे शेयर कर लिया यहाँ पर। और कार्बन भी क्या करेगा, कार्बन भी सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। अब दोनों क्या हो गया, दोनों बेटा हाइड्रोजन और कार्बन जो है ये दोनों ही क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग अल्केन्स बोलते हैं। आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हो। और ऐसे कंपाउंड्स को बनाने का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n
+2 है। यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है, तो यहाँ पर आप लोग इसको सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो मीथेन का अगला जो कंपाउंड है, जो इसका सीरीज का दूसरा जो कंपाउंड बनेगा, उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है। तो बाय डेफिनेशन तो आप देख सकते हो कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए दूसरा सा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते बेटा मीथेन के बारे में। तो मीथेन का लास्ट में AN था, इसका मतलब ये कैसा बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है या फिर सेचुरेटेड है। कैसा है, ये सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड बोलो या फिर सिंगल बॉन्ड बोल दो, दोनों सेम ही चीज़ है बेटा। सिंगल बॉन्ड में सेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड के समय हम लोग को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेटा मीथेन के बाद आता है आपका इथेन। इथेन यहाँ पे हम बताए थे कि ANE जो है वो अल्केन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है अल्केन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर बोल सकते हो कि सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीथेन में तो एक ही कार्बन था, तो वहाँ पे हम लोग को उतना पता नहीं चल पा रहा था कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, पता नहीं चलेगा। इथेन में हम आसानी से समझ सकते हैं कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। फॉर्मूला था बेटा CnH2n+2, तो कार्बन 2 हो गया। ईथ का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईथ का मतलब है, मीथ का मतलब समझ लीजिए 1 कार्बन, ईथ का मतलब समझ लीजिए 2 कार्बन, कितना 2 कार्बन एटम। तो यहाँ पे कार्बन का जो N है, यहाँ पे N के जगह 2 लगा दो, H के जगह 2 × 2 + 2 कर दो, तो C2H6 हो जाएगा बेटा। तो C2H6, अब कार्बन 2 है और हम लोग को पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना होना है, सिंगल बॉन्ड होना है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कार्बन का एक एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व, दूसरा यहाँ पे, तो 2 फ्री बच गया, एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे, यहाँ पर भी 2 इन्वॉल्व है कार्बन में, तो 2 फ्री बच गया, यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसके साथ मिला, ये मिल गया एक हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, ये एक लाइन है, बुक वगैरह में एक लाइन दिया हुआ है, मतलब समझ जाओ कि हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर भी ये एक लाइन बना देंगे, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल सिंगल, बेटा हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास खुद ही सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकेगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन जो है वो कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन जो बेटा वो 4 है। और कार्बन कार्बन के बीच में भी देख लो बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड है, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड है। इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। 2 पेयर इलेक्ट्रॉन अगर शेयर्ड होगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन अगर शेयर्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो केस है बेटा, ये केस है हमारा अल्केन ग्रुप का। किसका है, ये अल्केन ग्रुप का केस है। इसी तरह मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से हम जो सीरीज है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और इस फार्मूला का मदद से सीरीज के सारे जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर होगा या फिर उसका फार्मूला होगा, उसको आसानी से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक में बेटा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही, और वो होगा हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि अल्कीन और अल्काइन के बारे में होगा बेटा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तब हम उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है वो अल्कीन्स है और दूसरा जो है वो अल्काइंस है। जो पहला ग्रुप है वो है अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, और इसका सफिक्स जो होगा वो ENE होगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन आएगा सबसे पहला, और इसका जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका इथीन। इथीन ही पहला कंपाउंड क्यों बना, क्योंकि जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग चाहिए वो डबल बॉन्ड का होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में कब बनेगा, जब मिनिमम 2 कार्बन के एटम रहेंगे। इसीलिए अल्कीन जो होता है वो इथीन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप इथीन का स्ट्रक्चर देख सकते हो, इस तरह से इथीन का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है, और जो बचा 2 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन का, दोनों कार्बन का, वो हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड बना ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो CnH2n हो जाएगा, मतलब जितना कार्बन का एटम्स का नंबर होगा, ठीक उसका 2 टाइम्स हाइड्रोजन का एटम्स का नंबर होगा। बेटा इसका भी जो होमोलोगस सीरीज होगा वो सीरियल वाइज हम लोग लिख सकते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जो बॉन्डिंग है वो ध्यान देना है कि आप कहीं पर भी लगा सकते हो, जैसे इथीन के बाद आप देख सकते हो प्रोपीन को देख लो। प्रोपीन को कैसे बनाएंगे, तो प्रोप में कितना होता है बेटा, 3 कार्बन एटम, 1 2 3। आप कहीं पर भी बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 कार्बन एटम्स को
डबल बॉन्ड कर दे सकते हो। यहाँ से एक हटा दो, एक इसको हटा दो, यहाँ पर आप इसको डबल बॉन्ड कर दो, ठीक है। इसको आप डबल बॉन्ड कर दो कार्बन कार्बन के बीच में। कितना हो गया बेटा, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो ठीक है, ये क्लियर है। कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गया 3 और हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6, H6। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी गलत नहीं है। देख लो, प्रोपीन के बाद इसी तरह आप ब्यूटीन का बना सकते हो, पेंटीन का बना सकते हो। तो ये जो है ये होमोलोगस सीरीज है। और किसी भी हाइड्रोकार्बन का होमोलोगस सीरीज अगर निकालना है आपको, तो आप सिंपली इसको आसानी से ऐसे कर सकते हो। देखो जैसे प्रोपीन का, अगर प्रोपीन का इथीन से स्टार्ट करते हैं, C2H4 है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको प्रोपीन का है C3H6। देख लो बेटा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बढ़ गया, तो एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़ा। ये जो CH2 है ये क्या है, ये हमारा हर एक होमोलोगस सीरीज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए या फिर वहां तक पहुंचाने के लिए CH2 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग और डायरेक्टली अगला होमोलोगस सीरीज पे पहुंच जाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो लास्ट ग्रुप है वो अल्काइंस है। अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2। यहाँ पर देखो, अल्केन ग्रुप से अल्काइन ग्रुप तक आने में क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन का एटम जो है बेटा वो कम होते चला गया। क्यों? क्योंकि एक एक बॉन्ड जो है वो बढ़ते चला गया था। पहले कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड था जिसके कारण 6 कार्बन एटम थे। फिर क्या हुआ, फिर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया जिसके कारण एक पेयर कार्बन एटम जो है वो खत्म हो गया। मान लो नीचे वाला जो था ये कार्बन एटम अगर खत्म हुआ यहाँ पे, तो दोनों का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो आपस में बॉन्ड बना लिया। वही बॉन्ड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आगे वाले केस में क्या हो गया बेटा, अल्काइन के केस में अब क्या हो जा रहा है, अब यहाँ से मान लो ये दोनों कार्बन एटम भी खत्म हो गया, तो क्या किया, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में हमको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल गया। यही है हमारा अल्किन्स। अल्किन का जनरल फॉर्मूला जो है वो CnH2n-2 है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी जो सीरीज होगा वो कैसे स्टार्ट होगा बेटा, इसका सीरीज भी स्टार्ट होगा इथाइन से। ये सीरीज जो है बेटा वो इथाइन से स्टार्ट होगा और कंसेक्यूटिव जो भी सक्सेसिव इसका कंपाउंड्स है वो फॉर्म होगा। कैसे? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ CH2। जैसे जैसे हम लोग CH2 होमोलोगस सीरीज में ऐड करते चले जाएंगे वैसे हमको इसका सक्सेसिव कंपाउंड्स जो है बेटा वो मिलते चला जाएगा। बस आप लोग को ध्यान देना है कि लास्ट में अगर YN लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि ये अल्काइन ग्रुप का है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं होमोलोगस सीरीज को। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ और ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having similar structure and similar chemical properties in which the successive compound differ by a CH2 group। देखिए, जैसे होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए बेटा पहले हम लोग तीनों ग्रुप को ले लेते हैं। कोई एक ग्रुप लेंथ चलेगा, अल्केन को पहले ले लेते हैं, इतना भी समझ में आ जाएगा आपको। अल्केन ग्रुप का जो सबसे पहला कंपाउंड है वो कौन सा है? ये है आपका मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। उसके बाद मीथेन के बाद आता है बेटा इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। उसके बाद प्रोपेन आता है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बेटा? प्रोपेन का फॉर्मूला आपको C3H8। यहाँ पे देखो, मीथेन से इथेन तक आने में कितना डिफरेंस आया? CH2 का डिफरेंस आया। इथेन से प्रोपेन तक आने में कितना का डिफरेंस आया? CH2 का डिफरेंस आया। तो देखो बेटा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के सिमिलर है और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्ट्रक्चर सिमिलर होने के कारण ये सिमिलर होते हैं। मतलब कि स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, वो एक जैसे रहेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि सिमिलर रहेंगे। और इन सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस कितना का होगा? तो CH2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बेटा होमोलोगस सीरीज के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगले वीडियो में हम लोग अप टू होमोलोगस सीरीज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो क्वेश्चंस प्रीवियसली बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और उससे भी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे।